वास्तु की क्लास में आप सबका स्वागत है। वास्तु की इस थर्ड क्लास में आज हम 4 टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक है ओरिएंटेशन, यानी कि डिग्री वाइज प्लॉट कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड जो टॉपिक है वो रेशियो, प्लॉट कितनी लंबाई चौड़ाई पे होना चाहिए। थर्ड टॉपिक जो है हमारा शेप, प्लॉट की शेप कैसी होनी चाहिए। और फोर्थ टॉपिक है स्लोप, स्लोप बिल्डिंग का, प्लॉट का और जिस एरिया में आप रहते हैं उन तीनों का। ये तीनों के स्लोप की भी बात करेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब टॉपिक्स को देख इंक्लूड करके एक हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक बनता है सिलेक्शन ऑफ प्लॉट। तो सिलेक्शन ऑफ प्लॉट यानी कि प्लॉट देखते ही जिसमें कोई आपसे कहे कि जी मुझे प्लॉट खरीदना है, तो आपको क्या क्या देखना है, कुछ इस तरह से समझो। ये टॉपिक मैंने लिखे हैं, ओरिएंटेशन, रेशियो, शेप और स्लोप, SLOPE। इसके पीछे ई और आना था। लो जी, ओरिएंटेशन, इट इज रिलेटेड टू डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, अगर कोई प्लॉट हम ले रहे हैं तो मेन डायरेक्शंस हमारी जब भी बीचों बीच आएंगी, ये मान लो गली है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, साउथ, ये वेस्ट। तो जब भी हमारी मेन डायरेक्शन प्लॉट के बीचों बीच आएंगी तो इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री का प्लॉट। 0 डिग्री का प्लॉट नोट कर लें सभी अपने नोट्स में। जब भी मेन डायरेक्शंस बीचों बीच आती हैं, दिस इज 0 डिग्री प्लॉट और दिस इज द बेस्ट प्लॉट। सिलेक्शन के टाइम पे 0 डिग्री ओरिएंटेशन, डिग्रीज इसको बोलेंगे 0 डिग्री ओरिएंटेशन। तो सिलेक्शन का पहला ही पॉइंट है 0 डिग्री ओरिएंटेशन इज द बेस्ट ओरिएंटेशन। कुछ ऐसे प्लॉट होते हैं, जैसे रोहिणी की बात करें हम, लगभग 70% दिल्ली में ऐसा ही है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जब मेन डायरेक्शंस कोनों में आई हो, वहां पे मेन डायरेक्शन बीच में थी ना, प्लॉट के बीचों बीच। जब मेन डायरेक्शन यहां पर प्लॉट के कोनों में आई है तो इसको बोलते हैं डायगनल प्लॉट। डायगनल। और इसको ये भी बोलेंगे कि जी 45 डिग्री का प्लॉट है। वो हमारा 0 डिग्री का प्लॉट था, इस प्लॉट को बोलेंगे 45 डिग्री, या जितने भी डिग्री टिल्ट है उतना बोल देंगे, लेकिन जनरली हम डायगोनल बोलते हैं तो 45 डिग्री को डायगोनल बोलते हैं।
ये सेकंड टाइप ओरिएंटेशन है, और ये अच्छा प्लॉट नहीं होता, ये खंडित दिशाओं के प्लॉट होते हैं। और शास्त्रों में तो केवल 0 डिग्री प्लॉट को ही सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, बट देश काल परिस्थिति के हिसाब से आजकल, जैसे मैं खुद रोहिणी में रह रहा हूं, तो इसी 40 डायगोनल प्लॉट में रह रहा हूं, जो कि अच्छा नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज जब मेन डायरेक्शंस ना तो डायगोनल हैं और ना 0 डिग्री पे हैं, जो कि लगभग 22.5 डिग्री के आसपास के टिल्ट है। 22.5 डिग्री। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 22.5 डिग्री के प्लॉट बोले जाते हैं। इनको बोला जाता है 22.5 डिग्री के प्लॉट। और ये सबसे निम्न, सबसे नीचे, सबसे खराब किस्म के प्लॉट होते हैं। जब भी आप इस तरह के प्लॉट देखो, 0 डिग्री प्लॉट, वहां पे प्रॉब्लम होगी कंस्ट्रक्शन की वजह से। बाकी इन दो प्लॉट्स में, डायगोनल प्लॉट और 22.5 डिग्री प्लॉट में प्रॉब्लम होगी इसके ओरिएंटेशन की वजह से। और कुछ मेरे गुरुजन तो ये भी कहते हैं कि ऐसे प्लॉटों में अगर आप रह रहे हो तो तुरंत प्रभाव से छोड़ दो, चाहे किराए पे चले जाओ, विच इज नॉट प्रैक्टिकल एट प्रेजेंट, बट वास्तु ये कहता है, और है भी, रिजल्ट्स भी ऐसे ही हैं। रिजल्ट्स भी ऐसे ही हैं। ये ओरिएंटेशन की बात है। अब जनरली हम बोलते हैं फेसिंग, फेसिंग प्लॉट की फेसिंग प्लॉट कौन सा फेस है। तो ध्यान दो, मान लो ये सेंटर है हमारा और ये गली है, तो गली की तरफ जो भी यहाँ पे दिशाएं, गली को बीचों बीच जो डायरेक्शन है, वही हमारे प्लॉट का फेसिंग होगा। यही प्लॉट का फेसिंग कहलाएगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि प्लॉट की फेसिंग किस चीज से बताई जाती है? तीन गुड। प्रकार प्लॉट है। वेरी गुड। तीन प्रकार के प्लॉट हैं। 0 डिग्री प्लॉट, जिसमें मेन डायरेक्शन ऐसे आती है, जैसे जो डायग्राम मैंने अभी बनाया है हाँ। प्लॉट। सेकंड मैंने बोला डायगोनल प्लॉट्स हैं। डायगोनल प्लॉट्स यानी कि ओरिएंटेशन डायगोनल चला गया, उनके कोनों में चली गई मेन डायरेक्शन, 45 डिग्री बोलेंगे उनको। थर्ड टाइप जो होती है वो 22.5 डिग्री होती है, वो सबसे खराब। सबसे अच्छा 0 डिग्री, डायगोनल उसके बाद एक्सेप्टेबल सा है लेकिन खराब। बट 22.5 डिग्री तो बहुत ही खराब, क्योंकि ऐसे प्लॉट्स के अंदर वास्तु सेट करना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। और अगली जो बात बताई मैंने, वो बताई थी फेसिंग, कि जब आप
और ये फेसिंग कहाँ से देखनी है? प्लॉट के बीचों बीच खड़े हो गए। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सेंटर में खड़े होके हम गली की तरफ देखेंगे। जो भी हमारी डायरेक्शन आई वो हमारी फेसिंग हो गई, कि हमारे प्लॉट की फेसिंग हो गई। यहां सेंटर में खड़े होके देखो। कभी भी गलती ये मत करना कि आप गेट पे खड़े होके और अंदर की तरफ देखो, ये गलती मत करना कभी। ये एक्सपीरियंस होने के बाद तो कर सकते हो, एक्सपीरियंस होने के बाद, लेकिन अभी ये गलती नहीं करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया ओरिएंटेशन। किसी ने बताया कि जी मुझे फ्लैट खरीदना है, तो प्लीज आप देख के बताओ। तो सबसे पहले जाते ही वहां क्या देखना है कि भाई इनकी डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस किधर गई हुई हैं। मेन डायरेक्शंस किस साइड में है? अगर बीचों बीच है तो 0 डिग्री का प्लॉट, आप ये कहोगे जी ठीक है, ओरिएंटेशन का टॉपिक मुझे मिल गया। अदरवाइज इस पॉइंट पे वो फ्लैट जो है या प्लॉट जो है वो रिजेक्ट होगा। सेकंड, अच्छा ऐसा मत करना रोहिणी में प्लॉट सिलेक्ट करने आ रहे हो और आप ये कह दो कि जी ओरिएंटेशन सारा ही खराब है, सारी रोहिणी में लेना ही नहीं है। वो कहेगा जी फिर क्या करूं? तो सेकंड बेस्ट पे जाओगे। यस बिंदु जी, आपका कोई सवाल है? जी। हाँ जी। मेरा एक सवाल ये है कि आजकल जैसे कोठियों वाले इलाकों में आप देखते होंगे कि गली में भी गेट बहुत बड़ा होता है और मेन रोड पे भी गेट बहुत बड़ा लगाया होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा फेसिंग है वो? जैसे एक गली भी साथ से जा रही है और मेन रोड भी साथ से है और दोनों में बहुत बड़े बड़े गेट्स लगाए होते हैं, तो उसको हम क्या फेसिंग बोलेंगे? ओके, अब मैं इसको ही समझाता हूं आपको। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये प्लॉट है, इस प्लॉट के इस तरफ भी गली है और इस तरफ भी गली है। हाँ जी। ये मेन रोड है और ये गली जी। है ना? जी। अब बताओ क्या फेसिंग होगी? तो इसकी दोनों फेसिंग होंगी। ओके। हाँ, वैसे फेसिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन समझने के लिए कि प्लॉट की ओरिएंटेशन क्या है उसको समझने के लिए हम फेसिंग बोलते हैं। ठीक तो है। इसकी फेसिंग इधर की तरफ देखोगे ये भी है और इसकी फेसिंग ये भी है। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है। और 3 साइड ओपन हो तो फिर तीनों ही कंसिडर करेंगे। बिल्कुल, ये 3 साइड ओपन है तो इधर से भी कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, मैंने बताया ना फेसिंग नाम की कोई चीज होती नहीं, बट समझने के लिए प्लॉट की के ओरिएंटेशन को समझने के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि गली की तरफ कौन सी दिशा है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा रेशियो। रेशियो को भाई, दिस इज लेंथ, लंबाई, सॉरी ये तो चौड़ाई पे चले गया, ब्रेथ और लेंथ। ये रेशियो जो है लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड है, लेंथ और ब्रेथ से रिलेटेड है। तो बात ये होती कि प्लॉट को सिलेक्ट करते हुए हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। मान लो ये 20 फीट है और ये 80 फीट है।
तो क्या असर होगा, कैसा प्लॉट होगा, दिमाग में ये सवाल आएगा। लेकिन ये मान लो 30 फीट है, ये 20 फीट है और ये 30 फीट है, तो क्या इंपैक्ट होने वाले हैं, तो प्लॉट कैसा होगा। ये चीजें हैं रेशो के बारे में, कि रेशो किस तरीके से अपने को डिसाइड करनी है, क्या तरीका है। तो रेशो के लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1:1 बेस्ट। 1:, 1.25। गुड। वन इज टू 1.5 एवरेज। वन इज टू 2 एक्सेप्टेबल। वन इज टू अबोव बैड। अब ये फॉर्मूला समझना अपने को, ये मैंने लिखा क्या है। अगर किसी प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो, जैसे मान लो ये 30 फीट का है और इसकी चौड़ाई भी 30 फीट है, दिस इज द रेशियो ऑफ 1:1। ऑलमोस्ट स्केयर, ऑलमोस्ट क्या स्केयर प्लॉट होगा। ये प्लॉट बेस्ट प्लॉट माने जाते हैं, जो कि आज की डेट में लाखों प्लॉट में से एक प्लॉट मिलता है। बाकी दिस इज द बेस्ट प्लॉट, 1:1। अब आते हैं 1:1.25। इट इज गुड। ऐसा प्लॉट भी हो तो भी वो अच्छी कैटेगरी में माना जाता है, अच्छी। और आज की डेट में तो एक्सीलेंट है वो, आज की वर्तमान डेट में तो, क्योंकि ऐसे प्लॉट भी कम ही मिलते हैं। अब ये 1.25 कैसे होगा। मान लो इस प्लॉट की चौड़ाई है 40 फीट, तो सर ये बताइए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। 50 फीट हो जाएगी सर। वेरी गुड सर, आपसे ही उम्मीद थी आंसर आने की। 1:1.25। सर फिजिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैंने बताया ये 1:1.25 ये गुड है, एक्सीलेंट है। मैंने क्या, वर्तमान स्थितियों के हिसाब से एक्सीलेंट है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं, 1:1.5। अगर ये 40 है और ये 60 है, ये 40 है और ये 60 है, तो एक एवरेज है, और एवरेज टुवर्ड्स गुड, एवरेज टुवर्ड्स गुड। एवरेज है वो अच्छी की तरफ, मान लो ये भी अच्छा है। यहां तक भी प्लॉट हो तो कोई आपको संकोच नहीं करना उसको सेलेक्ट करने में, कह देना ठीक है ले लो आप, इट इज गुड।
अब 1:2, यानी कि अगर ये 40 है यहाँ पे तो इसका एग्जैक्ट डबल 80। अगर ये 40 फीट है और ये 80 फीट है तो ये 1:2 का रेशियो है, यानी कि इससे डबल। चौड़ाई अगर एक पार्ट है तो लंबाई उससे डबल 1:2, और 1:2 से ऊपर जितने भी प्लॉट हैं वो सारे के सारे रेशियो वाइज खराब है, सारे के सारे रेशियो वाइज खराब है। अब इसको यूं समझो कि अगर हाथ और पैर, व्यक्ति के हाथ और पैर निश्चित लंबाई तक है, निश्चित लंबाई तक है तो ठीक है, लेकिन हाथ अगर हमारे घुटनों के पास से या टखनों के पास चले जाएं या जमीन में घिसटते चले तो क्या बैलेंस बन पाएगा? या केवल पैर पैर लंबे हो जाएं तो? यानी कि बॉडी एक प्रॉपर शेप में होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से प्लॉट का भी एक रेशियो होना चाहिए, एक शेप होनी चाहिए प्रॉपर, तो वो ये रेशियो है। यस अनिल जी। सर कमर्शियल में भी यही रेशो लगाएंगे या कमर्शियल में अलग चला जाएगा? क्योंकि कमर्शियल प्लॉट ज्यादा लंबे होते हैं, फ्रंट कम होता है, अक्सर देखने में ऐसा आता है। अगर किसी में भी, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, किसी में भी होगा, हर जगह लागू है। दिस इज द बेसिक ठीक है सर, ठीक, फॉर्मूला ऑफ वास्तु। ठीक है ठीक है जी। जी। ये है हमारा रेशियो कितना होना चाहिए, प्लाट की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो रेमेडियल पार्ट पे जाएगा, और रेमेडियल पार्ट पे क्या जाएगा, उसको कट करो। ये अलग वीपीएम बन गया, ये अलग वास्तु पुरुष मंडल बन गया। वीपीएम मतलब वास्तु पुरुष मंडल। दो प्लॉट करो। दो प्लॉट करने के तरीके जब हम रेमेडी सिखाएंगे उसमें आ जाएंगे कैसे करते हैं। दो टॉपिक हो गए हमारे। किसी को कोई डाउट अभी तक कुछ समझ नहीं आया हो? बेड में क्या बता रहे हो आप? अगर लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 1-2 गुणे ज्यादा हो जाए, ओके, मान लो कि प्लॉट की चौड़ाई है 100 फीट हाँ जी, और उसकी जो लंबाई हो जाए 200 फीट से ऊपर, 200, 250, 300, 500, 700 फीट हो जाए तो वो खराब कैटेगरी में है। ठीक है मैम। हाँ जी। अनिल जी आपने भी रेज किया है। जी सर, जो मेन दिशाओं की हम बात कर रहे थे कि हमने किसी प्लॉट का सेंटर ले लिया और मेन दिशाएं बिल्कुल 0 डिग्री पे हैं, तो हम दिशाओं को वो कर लेंगे। बट अगर वो बिल्कुल प्लॉट के सेंटर में ना आके मेन दिशा जो है वो थोड़ी सी मान लिया लेफ्ट या राइट हो जाती है, तो उसको 45 डिग्री पे भी नहीं आ रहा है, तो मान लिया कोई 30 डिग्री पे आ रहा है या कोई 20 डिग्री पे आ रहा है, तो तब क्या हम उसको कैसे बोलेंगे? ठीक है जी और कितने छोटे हैं? ये मैंने बोला है 0 डिग्री है ये, लेकिन जी 0 डिग्री आने की बजाय उसका ये आ गया डिग्री, ये आ गया। आप यही कहना चाह रहे हो? जी, बिल्कुल बिल्कुल यही, बिल्कुल। तो मान ये लिया यहाँ ईस्ट आ जाता है सपोज करो, ठीक या है, कोई भी दिशा, मेन दिशा। कोई नहीं, ठीक कोई अगर ईस्ट आ गया तो ये हमारी होगी 90 डिग्री।
ठीक है ना। तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहां ना आके 90 डिग्री यहां आ गई, है ना। अगर 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री तक टिल्ट है तो भी उसको हम 0 डिग्री ही काउंट करेंगे, याद रखो इस बात को। 2 डिग्री, 5 डिग्री है, मैप पे तो हम एग्जैक्ट वही बनाएंगे, टेढ़ा ही बनाएंगे, लेकिन काउंटिंग कौन सी कैटेगरी में करेंगे उसको? 0 डिग्री। यस, 10-12 डिग्री तक तो वो 0 डिग्री है, ठीक उसके है। ऊपर 11 डिग्री तक वो 0 डिग्री है, 11 डिग्री से ऊपर वो 22.5 डिग्री है, और लास्ट के जो 35 डिग्री है उससे ऊपर के हैं 34-35 डिग्री से, वो सारे के सारे डायगोनल प्लॉट है। मतलब एक जोन की जो डिग्री होती है, अगर उस जोन की डिग्री के बीच में आ रहा है तो उस जोन में लेंगे उसको। बिल्कुल 0 से 11-20 डिग्री तक अगर आता है तो वो फर्स्ट जोन में है, तो उसको 0 डिग्री कंसिडर करेंगे। देखो, पहला जोन जो होता है ना, जी 0 से 11 डिग्री है, तो उसको जी। 0 डिग्री 0 में मान, लेके चलेंगे, हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्ट याद रख लो सभी, मैप एग्जैक्ट बनाना है, कितनी डिग्री टिल्ट है उतना ही बनाना है। अगर ठीक है। नॉर्थ यहाँ पे है, मैप पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर ये नॉर्थ ठीक है। हमारा यहां चला गया, तो यही मैप पे हमने एग्जैक्टली यहीं पे नॉर्थ मार्क करना है, यहीं पे नॉर्थ मार्क होगा और कहीं नहीं होगा। अब इसको ये नहीं सोचेंगे राउंड ऑफ कर देते हैं हम इसको ना, फिर तो सारा वास्तु गलत हो जाएगा। ये तो समझने के लिए बात है कि प्लॉट देखने गए जी कितने डिग्री टिल्ट है, 1 डिग्री है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, कोई बात नहीं, ठीक है, इट इज ओके, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ठीक है जी। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो था शेप, शेप ऑफ द प्लॉट। प्लॉट की शेप कैसी होनी चाहिए? प्लॉट ना अनेकों प्रकार के देखे होंगे आप लोगों ने, जैसे रेक्टेंगुलर, आयताकार, कुछ स्क्वायर, कुछ रेल के डब्बे, कुछ ऐसे रोड साइड टिल्ट भी देखे होंगे, कुछ पूरी तरह से गोल तो नहीं, पर ये कुछ इस तरह की, ये पहाड़ों पे ज्यादा होती है इस तरह की शेप। ये कुछ ट्रायंगल देखे होंगे, ये इस तरह से ऐसी शेप्स देखी होंगी आपने। सारी शेप भूल जाओ, बस एक शेप याद रखो, और वो है हमारी आयताकार, वर्गाकार। बस यही शेप वास्तु में अपने को सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज जो भी एक्सटेंशन है, रिडक्शन है, वो सारी खराब है। अब सुन लो कैसे। ये गली है, अक्सर इस तरह के प्लॉट देखे होंगे आपने कि भाई अंदर जाने के लिए गली है और अंदर अपना पूरा प्लॉट है, और ये लेकिन ये कॉर्नर किसी और का है,
तो ये कट हो गया, दिस इज कट, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलेंगे रिडक्शन हो गई। नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ, वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन का कट हो गया? नॉर्थ वेस्ट। तो ये शेप खराब है, इस तरह की शेप खराब। कुछ लोगों का प्लॉट पूरा भी होता है। एक और कमाल की बात बताता हूं, किसी किसी का तो प्लॉट ऐसा है, बट वो क्या करते हैं, एक दुकान निकाल देंगे। रोड पे प्लॉट है तो एक दुकान निकाल दी इसमें से, लो जी। और दुकान का जो रास्ता है वो केवल बाहर बाहर से दिया, यहां से, गली से। यानी कि बंदे को आना है तो दुकान में से प्लॉट में आना तो यहां से आएगा, या प्लॉट में से दुकान में जाना है तो यहां से जाएगा, और बीच में कहीं रास्ता नहीं दिया। ये प्लॉट शेप जो मैंने बताई वो तब बनती है। अब ये दो प्लॉट हो गई अलग अलग, एक प्लॉट ये वाला दुकान वाला, और एक प्लॉट ये वाला। ये गलतियां कभी नहीं करना। देखेंगे, देखने में तो ये प्लॉट एक ही है, देखने में एक ही प्लॉट है, बट इस प्लॉट के अंदर से कुछ काटा गया है, काट के एक और नया प्लॉट बनाया गया है। इट इज फैटल। फैटल होता है ये। 100 में से 99 लोग बर्बाद हो जाते हैं इसे। सतीश भाई। आपका नांगलोई रोड वाला ऑफिस ऐसा ही है, गौरव हाँ जी। नमस्कार। हाँ वही 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 पूछ रहा था फिर मैं। जैसे ही आपने बोला मुझे एकदम से क्लिक किया, आपकी आवाज सुनते ही मैं कहा यार आपको वो ऑफिस ऐसा है। हम्म। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन इसका? इसीलिए उसमें मैंने अंदर एक नया वीपीएम बनाने की बात की थी। हम्म। जहां एक्टिविटी होगी वहां का एक वास्तु पुरुष मंडल, चारों दिशाएं पूर्ण। चलो, एक ये हो गया। एक बड़ा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी शेरमुखी और गोमुखी, सुना होगा ना, बहुत सुना होगा आप लोगों ने। वो ये इस तरह के प्लॉट होते हैं, जो साइड भीड़ी होती है, नैरो साइड होगी, ये होगा गोमुख। नैरो साइड वाला गोमुख कहलाएगा, ये जो मुख है। अगर इसके पीछे गली, इसके पीछे मान लो, पीछे क्या ये यूं कहोगे, ये गली है, तो अब यही प्लॉट शेरमुखी हो गया। यानी कि गली की तरफ अगर चौड़ा है तो शेरमुखी प्लॉट, और गली की तरफ भीड़ा है तो गोमुखी प्लॉट। सभी ध्यान से सुनो, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कुछ पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गोमुख रहने के लिए अच्छा, शेरमुख बिजनेस के लिए अच्छा, काम धंधे के लिए अच्छा। तो ये मिसकंसेप्शन है। इसको ये ये कोई भी मतलब आधार की तथ्य पे आधारित नहीं है। ये इसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस बात है। प्लॉट ये खराब है। ये देखो,
एक्चुअल में प्लॉट ये था, लेकिन उस प्लॉट का ये इतना हिस्सा कट गया। ये हिस्सा कट गया। और ध्यान रखो कि प्लॉट का जब भी कोई हिस्सा कटता है तो वो उस दिशाओं के, जो भी दिशा है, जो भी दिशा कट गई उस दिशा के नेगेटिव इंपैक्ट देगा ही देगा। ये जो कट है इनके लिए एक वर्ड दिया गया है, एक्सटेंशन और रिडक्शन। एक्सटेंशन एंड रिडक्शन, जिसको कहते हैं घटना और बढ़ना। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे, वो देखो आप। अगर हम इस प्लॉट को ये कहें कि यार हम यहां से मानते हैं ये दिशा थी, तो अब ये बताओ ये एक्सटेंशन हुई है या रिडक्शन हुई है? रिडक्शन हो गया, रिडक्ट हो गया, घट गया। यहां से मानेंगे लेकिन एक्चुअल में हमें मिला कम, तो रिडक्शन हो गया। अगर हम ये कह रहे हैं कि यार ये प्लॉट हम तो यहां से नहीं, यहां से ऐसे मानेंगे, तो अब ये बताओ ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इस वाले हिस्से का क्या हुआ? बढ़ गया ना सर ये हिस्सा इसमें। ये एक्सटेंशन कही जाएगी। तो एक्सटेंशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ चलती हैं। एक कोने में एक्सटेंशन है तो दूसरे में रिडक्शन है। वो आपका देखने का नजरिया है कि आप उसको बढ़ा हुआ देख रहे हो या घटा हुआ देख रहे हो। प्लॉट तो देखो सेम है ना, इस प्लॉट पे चर्चा करते हैं। या चलो दूसरी शेप ले लूंगा मैं, अभी दूसरी शेप ले लेता हूँ क्योंकि इस पे तो काफी चर्चा हो गई। अक्सर जब ऐसे रोड जाते हैं तो प्लॉट ऐसे बन जाते हैं। देखिए प्लॉट ऐसे जी। अक्सर ऐसे बन जाते हैं प्लॉट। जब रोड गया तो एक किनारा ये, अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्लॉट का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इधर देखो ये घटा हुआ है, यहाँ रिडक्शन है, और यहाँ पे ये दिशाएं बढ़ी हुई है। इट इज बैड, वेरी बैड। ये खराब कैटेगरी में है। केवल एक कंडीशन है, नोट कर लो इसको, दिस इज द एक्सेप्शन। अगर ये डायरेक्शन, एक्सटेंशन वाली जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ही ये एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज खराब, नो डाउट। और ये भी एक्सेप्टेबल जब है जब पूरा का पूरा बाकी जितना भी हमारा प्लॉट है, वास्तु है जितना, इस पूरे का कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु किया जाए
और ये वाला हिस्सा खाली छोड़ा जाए। जो ये एक्सटेंशन का हिस्सा है ये पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया जाए। इस पे कोई कंस्ट्रक्शन ना की जाए। केवल उस सिचुएशन में ये एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल बोला मैंने। वास्तु तो फिर भी पूरी रेक्टेंगल पे ही होगी, अकॉर्डिंग टू वास्तु होगी, बट इसको खाली छोड़ा जा सकता है। जी, किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? सर जो ये बढ़ा हुआ जो हिस्सा था हमने इसको काट के और इसको बिल्कुल बराबर कर लिया हमने इस प्लॉट को, तो इसमें से जो दोष होगा वो तो दूर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक तो ये सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर यही साउथ वेस्ट हो तो मैं कहूंगा इट इज फैटल। इसको यहां से काट के बिल्कुल प्रॉपर वॉल करके अलग करो। पहले वाले में मैंने क्या कहा था कि पीछे कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु कर लो। अनिल जी समझ रहे हैं? जी सर जी। जब नॉर्थ ईस्ट था यहाँ पे ये हाँ कहा था को खाली छोड़ के पीछे वास्तु के अकॉर्डिंग कम कर लो कंस्ट्रक्शन। हाँ, नॉर्थ ईस्ट हम खुला छोड़ सकते हैं। हाँ, अपने एरिया में ऐड ऑन करके खुला छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही साउथ वेस्ट आया तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे सॉलिड वॉल करो और इस एरिया को प्रॉपर इससे डिस्कनेक्ट कर दो। ये एरिया प्रॉपरली डिस्कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, आने जाने का कोई आपने गेट दरवाजा कुछ नहीं देना। बाकी प्लॉट का साउथ वेस्ट के इस एक्सटेंशन वाले कोने से कोई लेना देना नहीं रहेगा। कोई लेना देना नहीं रखना। ठीक। खत्म कर प्लॉट को, इसको रोड पे छोड़ दो। जी ठीक। ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको एक्सटेंशन जी और रिडक्शन का? जी। अब अच्छा देखो। सर एक बात बताएं, अभी हाँ जी। ये एक्सटेंशन और रिडक्शन हमने बिल्कुल खत्म कर लिया, देन अब ये प्लॉट जो है ये अब ओके है? हाँ, ओके है। ठीक है ठीक है। ठीक। मान लो किसी का ये छोटे प्लॉट में तो हम ओके नहीं कर पाते, लेकिन किसी का 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, तो उसमें कर देते हैं हम। वो कहेगी जी यार ये बाहर 500 गज छूट गए, इनका क्या करें? अरे सर इसमें 5 एक एक एकड़ छूट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। में सर अब किसी का अगर साउथ वेस्ट ये वाला पोर्शन सामने आ रहा है हाँ और जी। कोई जानकार है या कोई भी सलाह ले रहा है तो उसे तो ये हम्म। बोलना पड़ेगा ना कि भाई गुंजाइश है या नहीं है, पर ये छोड़ना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज ये नहीं कर सकते अगर साउथ वेस्ट है तो। इसके लिए वो जब ये होता है ना कि छोटे प्लॉट हैं, शहर के अंदर है, इसकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा है। मान लो ये हमने 50 गज छोड़ दिया, जी 50 गज का यहाँ पे 1 गज की कीमत है 2 लाख रुपए, तो भाई सीधा सा 1 करोड़ रुपए की जगह छुड़वा रहे हो आप। तो उसको कहोगे कि मोटी सी कॉपर वो लेके आओ, कॉपर की स्ट्रिप कम से कम 1 mm की, और जी। यहां से यहां तक पूरी दबा दो। ये रेमेडीज के बाद सर ये साउथ वेस्ट वाला पोर्शन हम खुला छोड़ सकते हैं, मतलब इसमें प्रॉपर सॉलिड वॉल ना करके, और हमने अगर रेमेडीज कर दी तो हाँ इसको जी, हम यूज कर सकते हैं साउथ वेस्ट कोने को किसी भी कोने को आप यूज कर सकते हो। रेमेडीज करने के बाद, फिर स्ट्रॉन्ग वॉल की जरूरत नहीं है। देखो, मेरे हिसाब से तो आप वॉल, वो भी एक रेमेडी है ना। ये एक्चुअली हम रेमेडीज में चले जाएंगे तो फिर सारी चर्चा इस पे। ओके 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 ठीक ठीक है सर। एक तो मैंने बता दी, एक होती है हमारी वास्तु वॉल। जी वास्तु वॉल क्या होता है? जमीन के नीचे ले जाते हैं हम 1.5 फीट, और 1-1.5 फीट जमीन के ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं, वो अलग वीपीएम बन जाता है उससे। तो आप में से जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो लोग वो कर लेते हैं, ठीक है सर लेकिन ठीक वो हर है। हाल में कट करना है। किसी भी रिहायशी में या कमर्शियल में अपने को एक्सटेंशन रिडक्शन छोड़ना ही नहीं है।
एक्सटेंशन रिडक्शन खत्म। ठीक है, आप इसमें एक क्वेश्चन है, ये जो जैसे हमने इसको ये कर दिया, इसको कट कर दिया इधर से साउथ वेस्ट को, तो बाकी ये फिर इससे एंट्री मान लो दीवार लगा दी तो ये तो बाहर ही रह गया पूरा हिस्सा। हाँ तो बिल्कुल, ये फिर आप, इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि भाई रोड से अंदर कैसे आएंगे। हाँ हाँ, तो जिस दिन हम गेट करवाएंगे ना, उस दिन आपको बताएंगे कि गेट कहाँ कहाँ संभव है, जो अच्छे हैं वहां पे गेट का इंस्टॉलेशन करके और सीधी सी दहलीज की स्थापना करो, चौखट की स्थापना, और अंदर जाओ। फिर भी ये बाहर का कट रहेगा क्योंकि हमारी दहलीज यहाँ लगेगी। तो ये वाला जो रह गया गेट यहाँ लग गया जहां हमने निशान लगाया, हाँ तो जी। ये जो रह गया इसको क्या हम मतलब गमले पौधे रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे या बिल्कुल ही खाली छोड़ेंगे? नहीं, वो वैसे अलग से कुछ भी यूज करो, अपने रिहाइश पर्पज के अंदर इसको अंदर नहीं लेना। अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक है, हम्म, ये तो कार पार्क चार दीवारी से बाहर निकालना है बेसिकली। बेसिकली 4 दीवारी से, कंपाउंड वॉल से बाहर निकालना है, कंपाउंड वॉल से। ठीक है, ठीक। लोग सुन रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? कंपाउंड वॉल से बाहर निकालना है। कंपाउंड वॉल होती है बाहर की दीवार, ये वाली दीवार, जिस दीवार के बाद पड़ोसी की दीवार आ जाए, है ना, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, क्योंकि हमारे प्लॉट की हद खत्म हो रही है यहाँ। ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये सब कंपाउंड वॉल है। दिस इज द शेप, एक्सटेंशन रिडक्शन। ओके, किस तरीके से अपने को प्लॉट का सिलेक्शन करना है कि एक्सटेंशन और रिडक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? नो। चलो, स्लोप होता है ढाल, और ढाल भी 3 प्रकार का। चलो पहले हम बनाते हैं, ये कॉलोनी बना दीजिए, इसको मान लो एक कॉलोनी है ये। इस कॉलोनी के अंदर ये रोड बना दिया, इस कॉलोनी के अंदर ये घर बना दिए, 1 2 3 4 5, एक ये पीछे छूट गया। ऐसे ये प्लॉट इधर बना दी। कॉलोनीज में अक्सर ऐसा ही होता है, गली है उसके आजू बाजू। अब चलो जी, यहाँ पे एक मान लो हमने वो छोड़ दिया, पार्क छोड़ दिया, और एक प्लॉट यहाँ बना दिया। ऐसे ही होते हैं ना जी कॉलोनी, हाँ जी, बीच में गली, हाँ जी, हाँ जी। ये गली हो गई। तो अपने को स्लोप देखना है किधर। अपने घर का ओरिएंटेशन चेक करो। मान लो इसी प्लॉट का देखना है अपने को ढलान, तो इस घर का ये नॉर्थ है। कुछ भी बताओ कौन सी दिशा लगाऊं मैं यहाँ पे, वही चलेंगे फिर आगे। ईस्ट लगा लो सर। हाँ जी, ईस्ट। ये ईस्ट है, ये इस प्लॉट का साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट है,
और इधर ये नॉर्थ। यस। अब ये गली की तरफ W लिखा हुआ है, तो ये कौन सा फेसिंग प्लॉट है? वेस्ट फेसिंग। सभी को समझ में आ रहा है कि इस प्लॉट को देखते हैं हम क्या कहेंगे, ये कौन सा फेसिंग प्लॉट आ गया? वेस्ट वेस्ट फेसिंग। फेसिंग। क्यों? सेंटर से खड़े होंगे तो सामने जो दिशा दिखेगी गली में, सेंटर से, प्लॉट के सेंटर से। ये प्लॉट का सेंटर है, यहां से खड़े होकर जब दिशा देख रहे हैं तो हमें वेस्ट दिखाई दे रही है, इसीलिए वेस्ट फेसिंग है ये। ओके। अब मैं दूसरी आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इस पूरे के पूरे, ये मेरे घर की ये डायरेक्शन है, तो पूरी कॉलोनी की डायरेक्शन कौन सी होगी? कॉलोनी में यहां कौन सी डायरेक्शन लिख दूं मैं? साउथ ईस्ट। सर कॉलोनी की भी ईस्ट डायरेक्शन है ये, सबकी वही एक रहेगी। बिल्कुल सेम यही रहेगा। ये साउथ, ये कॉलोनी का वेस्ट, और ये कॉलोनी का नॉर्थ। साउथ ईस्ट तो ये होगा, साउथ और ईस्ट के बीच में ये मेरे घर का साउथ ईस्ट है, और ये कॉलोनी का ही साउथ ईस्ट है। मेरा प्लॉट, ये जो मेरा प्लॉट है ये कॉलोनी के नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है पूरा प्लॉट। ये प्लॉट कॉलोनी के साउथ ईस्ट में पड़ेगा, ये प्लॉट कॉलोनी के साउथ वेस्ट में पड़ेगा, ये प्लॉट कॉलोनी के नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। अनिल जी क्लियर? जी 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 जी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं घर की, घर के साथ कॉलोनी की, कॉलोनी के साथ शहर की, शहर के बाद देश की। तो इसमें देश तो नहीं बना रहे हम, शहर भी नहीं बना रहे, लेकिन फॉर्मूला एक ही लागू होगा सब पे, एक ही फॉर्मूले से चलेंगे हम। जब हम घर का स्लोप देखेंगे कि घर का ढलान किधर होना चाहिए, तो घर का ढलान हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। साउथ से नॉर्थ की तरफ, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और नॉर्थ वेस्ट से, सॉरी उल्टा हो गया, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ये ये आप देखो, सारे रिपीट कर दो एक बार। लिखो साउथ से नॉर्थ की तरफ, हम्म। धीरे धीरे बोल देता हूं मैं, लो हम्म। एरो बन रही है इसलिए, साउथ से नॉर्थ की तरफ घर का ढलान, ये है, अच्छी बात है। अगर ये नहीं है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो, ये भी ना हो, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। अगर ये भी ना हो, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो। और ये कंपैरेटिव भी है, एक दूसरे के कंपैरिजन भी यही किया जाएगा कि घर, कहते हैं ना घर में कौन सा हिस्सा ऊंचा होना चाहिए, वो भी यही फॉर्मूला है। साउथ ऊपर होना चाहिए, साउथ ऊपर होना चाहिए, किससे? नॉर्थ से। नॉर्थ नॉर्थ, से। यानी कि नॉर्थ नीचा होना चाहिए, हम्म। किससे? साउथ से। साउथ से। साउथ से। याद रखना, क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई नॉर्थ नीचा होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से? नो, कोई कंपैरिजन नहीं है ये हम्म। कंपैरिजन नहीं है।
कंपैरिजन क्या है कि साउथ से नीचा होना चाहिए नॉर्थ, ईस्ट नीचा किससे होना चाहिए? वेस्ट से। वेस्ट से। नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए किससे? साउथ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट नीचा होना चाहिए किससे? नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ, ईस्ट नॉर्थ साउथ से, साउथ ईस्ट नॉर्थ से। साउथ ईस्ट से। वेरी गुड। ये तो हो गया प्लॉट। पहले आप प्लॉट देखोगे, जब सिलेक्शन करने जाओगे तो प्लॉट देखोगे कि यार ये इसमें ये ढलान है कि नहीं, क्योंकि ढलान जिसको स्लोप बोलते हैं ये मेक और ब्रेक की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। स्लोप जो है मेक और ब्रेक की सिचुएशन क्रिएट करता है, लाइफ को बनाने में और लाइफ को बर्बाद करने में रोल होता है स्लोप का। किसी भी घर में घुसते ही स्लोप मस्ट है देखना कि ढलान किस तरफ है। यस अनिल जी। सर कॉलोनी का स्लोप तो जिस तरीके का भी हो, मान लिया ये प्लॉट मेरा है, तो अभी स्लोप तो मैं अपने आप कॉलोनी पे हाँ? भी नहीं, कॉलोनी पे भी नहीं आए हैं। नहीं नहीं सर, मैं इस प्लॉट पे ही हूँ। मतलब ये ढलान तो हम अपने आप कर सकते हैं ना सर, मतलब वो तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल है, हाँ हाँ, बस वही सवाल था। मुझे लगा कि ये हम पूरी कॉलोनी का, हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है सर। अब बात करते हैं कि क्या केवल प्लॉट देखना है या कॉलोनी भी देखनी है। तो सिलेक्शन ऑफ प्लॉट में कॉलोनी भी देखनी है। मान लो मेरे प्लॉट में तो के अंदर तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया स्लोप, साउथ वेस्ट ऊपर कर लिया, नॉर्थ ईस्ट नीचे कर दिया, चलो डन। लेकिन अगर यहाँ पे उल्टा हो गया तो मेरा प्लॉट तो कॉलोनी में सबसे ऊपर है और ये वाला प्लॉट सबसे नीचे है, सारा का सारा ढलान उल्टा हो गया, तो भी ये प्रॉपर्टी आपको फायदा नहीं देगी। यानी कि कुछ अच्छा हो गया तो कुछ खराब भी हो गया। इट मींस वास्तु केवल हमारे प्लॉट के अंदर अंदर नहीं, हमारी सराउंडिंग का भी मैटर करता है। नोट डाउन कि वास्तु केवल हमारे प्लॉट का ही नहीं, हमारी सराउंडिंग्स का भी मैटर करता है, हमारे आसपास के एरिया का भी मैटर करता है। और सबसे ज्यादा सराउंडिंग का मैटर करेगा, जो चीज हमारे पास होगी उतना ही ज्यादा प्रभाव डालेगा। जो ये चीजें हमारे पास होंगी ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगी। इसके बाद ये अगला सर्कल आ गया, ये प्रभाव डालेगा। उसके बाद ये अगला सर्कल आ गया, ये प्रभाव डालेगा। जितनी चीजें दूर होती जाएंगी उतना प्रभाव कम, लेकिन प्रभाव ज्यादा। जैसे अभी मैंने बोला कि नॉर्थ नीचा होना चाहिए साउथ से। अगर साउथ में मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर जाके समुद्र आ गया, बहुत गहरा गड्ढा आ गया 2 किलोमीटर, चाहे वो मुझे 1% नुकसान करे पर करेगा। ये कॉलोनी भी देखनी है अपने को। और मेरे घर से मान लो 10 कदम चलते ही ये वाला प्लॉट है साउथ में, ये बहुत गहरा गड्ढा है, पानी का पंप है, कुछ भी बना दिया तो नुकसान करेगा, एक प्लॉट छोड़ के। और यही चीज अगर मान लो नॉर्थ में है एक प्लॉट छोड़ के, तो मुझे फायदा करेगा। रोड का ढलान किस तरफ है ये भी चेक करना अपने को। रोड अगर नॉर्थ में ऊपर और साउथ की तरफ नीचे जा रहा है तो ये एनर्जी फ्लो ये ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम घर के अंदर जाते हैं, पूरा वास्तु चेक करके आ जाते हैं, सब कुछ करके आ जाते हैं, लेकिन दिक्कत होती है।
ये फ्लो भी अपने को देखना है कि कैसे है। ये फ्लो भी अगर हमें सेलेक्ट करते हुए मिल जाए कि ये फ्लो ऐसे है, तो हम कहेंगे जी उत्तम, ये हमारी उत्तम की कैटेगरी में है। अगर नहीं है, एनर्जी नहीं उठ पाएंगी प्लॉट की, एनर्जी अप नहीं हो पाएंगी, अच्छी नहीं हो पाएंगी, अगर ये सब सिचुएशन बाहर की सराउंडिंग खराब है तो। चलो अभी हमारे पास टाइम है, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, सराउंडिंग्स। हमारे प्लॉट की सिलेक्शन की सराउंडिंग्स में, हमारी सराउंडिंग में कोई भी हाई एनर्जी एरिया नहीं होना चाहिए। प्लॉट ही बना लेता हूं मैं। ये प्लॉट है, चलो इसको भी हटा दें। 2 मिनट का ब्रेक लें। ऋषिका जी प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग, अगला टॉपिक कर। आप जहां भी खड़े, घर के सामने खड़े हो जाओ, आपको दिखाई देगा कि 1-8 इंच का स्लोप है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी एरिया दिखाएंगे आपको ना, दिखेगा कि यार ये रोड तो उधर से ऊपर है, इधर से नीचे है। दोनों तरफ रोड पे खड़े होकर देख लीजिएगा। अच्छा, हम्म, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। सर अभी हम पीछे एक प्लॉट के बारे में बात कर रहे थे जिसका एक्सटेंशन और रिडक्शन हो रहा था, तो हमने बोला कि उसका साउथ वेस्ट में जो एक्सटेंशन था, हम एक स्ट्रांग वॉल खड़ी कर देंगे तो उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। अब जब हमने अभी हम प्लॉट की बात कर रहे हैं कि एक प्लॉट छोड़ के किसी के यहाँ गहरा गड्ढा है, तो हम हमारे उस प्लॉट की भी तो हम वॉल खड़ी करेंगे, तो 2 प्लॉट छोड़ के या 1 प्लॉट छोड़ के उसका इम्पैक्ट क्यों खत्म नहीं होगा फिर? यस, हाँ, अगर किसी ने खाली बेसमेंट बना ली, जी है ना, अगर खाली किसी ने बेसमेंट बना ली, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पे बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, गहराई जी, यानी कि बहुत बड़े का मतलब उसने लगातार 5 प्लॉट मिला के पूरा बेसमेंट गाड़ दिया, तो वो एनर्जी उधर डिप हो गई, एनर्जी साउथ वेस्ट में जाके डिप हो गई। इसीलिए चेक कर कितना कितना डाउन है, वो कितना डाउन है। ठीक है सर, मतलब अगर किसी एक प्लॉट में अगर बेसमेंट है या उसने नीचे अपना वो बना लिया, कोई सेफ्टी टैंक बना लिया, कोई तो फर्क नहीं। वो कम वो करेगा, मतलब कब बहुत बड़ा एरिया अगर इस तरीके का है तो दिक्कत करेगा, वो अगर देखने वाला है। हमारे नेक्स्ट प्लॉट वाले ने अगर एक छोटा सा सेप्टिक टैंक बना लिया अपने अंदर, तो वो हमें हो सकता है कि 0.1% इम्पैक्ट करे, लेकिन उसने बेसमेंट बना ली तो हो सकता है वो 2% इम्पैक्ट कर जाए। अच्छा, आजकल सर जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स में क्या होता है कि वो बेसमेंट में पार्किंग बना लेते हैं। मेरा सपोज करो मेरा फ्लैट या मेरा कोई भी मकान या मेरा प्लॉट है, उन्होंने बेसमेंट में पार्किंग बना रखी है, और वो भी असर डालेगा? वैसे तो ये टॉपिक है पार्किंग का, उसका बेसमेंट का। जिस दिन मैं बेसमेंट करवाऊंगा उस दिन ये करवाऊंगा। ठीक है, ठीक लेकिन है सर, ठीक है। वेरी ट्रू, बेसमेंट मेक और ब्रेक करती है, इंसान की जिंदगी को बनाती और बर्बाद करती है, क्योंकि बेसमेंट इज लाइक गड्ढा। मतलब वास्तु के हिसाब से घर में बेसमेंट नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए, नहीं ओके, होना तो चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इसका उस दिन टॉपिक में आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। चलो अब ठीक है, अब निद्रा से जाग गए सारे, अब बातें करने लग गए। चलो जी, ऋषिका जी प्लीज स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सर पहले ही चालू है। रिकॉर्डिंग नहीं स्टॉप हो गई थी? नहीं सर, चालू है, काफी देर होगी 2-3 मिनट। अच्छा चालू हो गई, ठीक है। ओके, हम अपने प्लॉट के सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि सराउंडिंग्स में हाई एनर्जी एरिया नहीं होना चाहिए।
हाई एनर्जी एरिया कैसे? जैसे मान लो आप रह रहे हो यहाँ पे कहीं पे और बराबर में स्कूल है, वहां पे बहुत हाई एनर्जी है क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये चीजें आपके घर से थोड़ा सा दूर होनी चाहिए क्योंकि उनका शोर कंटिन्यू आप तक आएगा, बच्चों का कंटिन्यू आपकी डिस्टरबेंस रहेगी। यानी कि शांति जैसे वो, क्योंकि वो हाई एनर्जी एरिया है, वहां पे चर्निंग चलती रहती है एनर्जी की और आपकी एनर्जी कम है। हाई एनर्जी कौन सा है? हॉस्पिटल। हाई एनर्जी एरिया कौन सा है? मंदिर। ये कोई भी हाई एनर्जी एरिया, कारखाना कोई भी बड़ा जिसमें 100 200 50 100 लोग काम कर रहे हो, इस तरह की कोई फैक्ट्री है, ये आपके सराउंडिंग में नहीं होनी चाहिए। सराउंडिंग में सर कितना मीटर को कंसिडर करेंगे, भाई कितनी दूरी को फिर कंसिडर वही करेंगे? वॉल्यूम का हिसाब किताब लगाओ यहाँ पे। ठीक ठीक है। ठीक है ना? मान लो किसी प्लॉट के अंदर बराबर वाले ने कंस्ट्रक्शन वो फैक्ट्री लगा ली, उसमें 4 लोग ही काम कर रहे हैं, तो हम उसको फैक्ट्री काम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन उसमें अगर 150 लोग आ रहे हैं तो फैक्ट्री काउंट होगी वो। ठीक है? जी। उसमें ट्रक भी आ रहे हैं, भर भर के कच्चे माल के आ रहे हैं, रेडी मेल के जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो हाई चर्निंग होगी, हाई एनर्जी होगी। एक चीज। दूसरी चीज, आपके घर के आसपास नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कब्रिस्तान, शमशान घाट, मोर्चरी। मोर्चरी जनरली हॉस्पिटल्स में होती हैं, बट वो आपकी तरफ ना हो तो बढ़िया है। या जो जानवर को काटते ना, वो क्या उसको, वो बुचड़ खाना, स्लॉटर हाउस। इस तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने वाला भी कोई चीज आपके आसपास ना हो। हाँ, इसमें शराब की दुकान भी, वाइन वाइन शॉप भी इसी में शामिल है, मीट शॉप भी इसी में शामिल है। खासकर जिस मीट शॉप पे ना जानवरों को मारा जाता है, उसके लिए जरूर है ये। आजकल तो क्या होता है, पैक्ड आता है, ठीक है ना, पैक्ड मीट आएगा, वो बिक रहा है, उसको एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हो। है तो गलत वो भी, लेकिन उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। बट वहां पे अगर जानवरों को मारा जा रहा है, मार मार के बेचा जा रहा है, दैट इज वेरी बैड। इस तरह से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने वाली भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हाई चर्निंग चाहे वो पॉजिटिव मंदिर की है, वो भी नहीं होनी चाहिए। हैवी फुटफॉल, कोई भी हैवी फुटफॉल है, नहीं होना चाहिए। लाइक शॉपिंग मॉल है, उसके साथ नहीं कर। ये तो हो सकता है कि जैसे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है और उसका आपके घर की तरफ ग्राउंड पड़ रहा है, ग्राउंड यानी कि कोई 1 एकड़ जमीन का ग्राउंड है, उसके बाद बिल्डिंग है, आपके घर की तरफ ग्राउंड है, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। अब जब मैंने वास्तु सीखा तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैं कहा सर ये मंदिर ठीक है तो शुभ होता है, ये तो क्या बुराई है? तो उन्होंने जो मुझे आंसर दिया, वही मैं आंसर आप लोगों को देता हूं।
देखिए, अति से अमृत भी जहर बनता है, अति से अमृत भी जहर बनता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज, अगर जैसे घी खाना अच्छा है, दूध पीना अच्छा है, लेकिन लिमिट में। जब वही चीज एक्सेस में चली जाएगी तो प्रॉब्लम करेगी। तो वहां पे पॉजिटिव ओरा क्रिएट होता है, उस ओरा में हम लिमिटेड रह सकते हैं, ग्रस्त लोग हैं हम। फिर ये था कि कितनी दूर होना चाहिए। तो जनरली पहले कोई ना इतने साइंटिफिक चीजें नहीं थी, तो वो एक सीधा सा कहते थे कि यार घर उसकी ना अपने ऊपर वो नहीं आनी चाहिए, मंदिर की छाप, परछाई, शैडो नहीं आनी चाहिए अपने घर पे। तो कुल मिला के फिर वही है कि मंदिर कितना बड़ा है, कितने लोग आते हैं, तो उतनी ही दूरी चाहिए अपने को। अगर कॉलोनी का छोटा सा मंदिर है जिसमें कॉलोनी के 50-100 लोग आते हैं और एक दिन में ही पूरे 50-100 लोग आ पाते हैं, तो वो अलग होगा। एक जहां पे हर रोज 10,000 लोग आते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग है। ठीक है जी। दूसरा, बड़े बड़े पेड़ पौधे हमारे घर की सराउंडिंग में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये मुझे लगता है तो टॉपिक पे जनरल नहीं करवा के इसको स्पेसिफिक करवाऊंगा मैं किसी दिन। फिर भी आपके घर के दरवाजे के सामने कोई भी बड़ा हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो पेड़ है, पोल है, कुछ भी है। ये है हमारी सराउंडिंग। कोई भी बदबू क्रिएट करने वाली चीज, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट में बल्कि एक काम करना, अगर कोई आपको खाली प्लॉट लेने के लिए जाए ना, कि बोले कि प्लॉट ले रहे जी देख लो, तो एक बार उसकी मिट्टी थोड़ी सी हटा के हाथ से उठा के एक दो जगह से सूंघ के भी देखना। अगर मिट्टी में बदबू है तो वो भी मना कर देना। बाकी मैं डाउजिंग, वैसे बेसिक कोर्स का तो नहीं है ये पार्ट, डाउजिंग करना, डाउजिंग एक अलग है, पर फिर भी मैं एक क्लास ले लूंगा डाउजिंग की। उससे भी पता चलता है कि इस प्लॉट के अंदर क्या है, नीचे क्या दबा हुआ है, कोई हड्डी तो नहीं है, कोई डेड बॉडी तो नहीं है, कुछ नहीं है, डाउजिंग से पता कर लेते हैं। कोई भी स्मेल क्रिएट करने वाला, कोई भी जो ऐसा वाटर बॉडी या ऐसा कोई क्या बोलेंगे, अरे शहरों में जहां पे सारे सीवरेज का पानी इकट्ठा होता है, ट्रीटमेंट प्लांट, कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट या इस तरह का आपकी सराउंडिंग में नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। रिठाला दिल्ली में एक जगह है, मेट्रो स्टेशन है, उसके बराबर में ट्रीटमेंट प्लांट है। जब हमें जाना होता है तो उसके एरिया से गुजरते हैं, तो उसकी अपनी इतनी गंदी स्मेल है कि उसके आसपास रहने वाले लोग, बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट बने हुए हैं, मेरे मल्टी स्टोरी 20-25 मंजिल के, मुझे बताएं कौन। अच्छा, तो उस स्मेल की वजह से वो लोग कभी प्रॉस्परस नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि कोई बैड स्मेल तो नहीं है उसके आसपास। ये था हमारा सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, जिसमें हमने मेनली किया था ओरिएंटेशन, यानी कि डिग्री वाइज प्लॉट को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। दूसरा, हमने रेशियो देखा कि प्लॉट की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तीसरा, हमने प्लॉट की शेप देखी कि एक्सटेंशन रिडक्शन कहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चौथा, हमने स्लॉप देखा, ढलान कहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और पांचवा, हमने देखा सराउंडिंग। जब भी किसी की प्लॉट चेक करने जाओ तो ये आपको बेसिक चीजें चेक करनी है। उसके बाद देखना है कि कहाँ टॉयलेट है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ बेडरूम है, कहाँ किचन है, ये सब बाद की बात है। पहली चीजें ये है जी। किसी को कुछ पूछना है आज के इसका? कोई ऐसी चीज रह गई हो कि जी घर के पास ये हो तो क्या हो? हाँ जी, अगर ये इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम है
किसी के रेजिडेंस में, तो उसकी रेमेडीज हैं। और सिलेक्शन ऑफ बात की जाए तो उसको बना कर रहने दो, लेकिन अगर बात की जाए कि उसका मकान ही है तो रेमेडीज हैं कि अपनी एनर्जी बहुत हाई कर दो। वो जेम थेरेपी एंड ऑल या पायराथेरेपी या मेटल थेरेपी वो अलग चीजें हैं, वो एक हम किया जाता है, रेमेडीज की जाती है मैम। वो रेमेडियल पार्ट पे जाता है अगर है तो। नहीं, अगर किसी ने लिया ही नहीं है सिलेक्शन के पॉइंट स्टेज पे तो उसको मना करो। और कोई फिर भी नहीं मान रहा, कह रहा है जी मेरे तो बजट में भी आ रहा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, ये है, तो उसको बता दो कि जी ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी हो तो आपको ले लो। हाँ जी, कुछ और पूछना है? सर एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी कुछ इस तरह का होता है वास्तु का? बिल्कुल, एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो होता है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलो आज एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास थोड़ा टाइम है वो करवा देता हूँ। एग्रीकल्चर में लैंड में सबसे जो मैटर करने वाला है दैट इज वाटर। सेकंड जो उसमें मैटर करता है वो शेप। थर्ड मैटर करता है कि खेतों में बहुत बड़ा अनइवन होता है, उतार चढ़ाव इस तरह से। किसी ने अपनी जमीन की मिट्टी उठवा दी, या किसी के, हमारे यहाँ तो उसको बोलते हैं थड़ी। थड़ी यानी कि एरिया जो ऊपर चढ़ता हुआ है, बड़े बड़े टिब्बे बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में वो किस तरफ आए हुए हैं। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, याद रखना, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं के बराबर है। 24 घंटे में से 365 दिन में से देखा जाए तो वहां पर 15 से 20 दिन इंसान गुजारता है सुबह से शाम तक। लेकिन उसका जो वाटर किस दिशा में उन्होंने ट्यूबवेल लगाया है वो, और प्लॉट की उसकी एग्रीकल्चर लैंड की शेप कैसी है वो, ये दो चीजें थोड़ी सी मैटर करती हैं, बाकी उसमें कोई बड़ा मैटर नहीं करता। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड का मैंने जब भी एनर्जी मापा वो 100% ही मिला मुझे। हाँ, स्कैनर से हमारे पास, स्कैनर से हम एनर्जीज मापते हैं, तो वो एग्रीकल्चर लैंड का जब भी मापते हैं तो वो 100% एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी। उसका रीजन यही है कि वो सब कुछ नेचुरल है वहां पे, कुछ हमने बिगाड़ा नहीं है उसका। बट कहीं कहीं पे जब पानी का सोर्स गलत बना लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लिटिगेशन एंड ऑल। रेशो वगैरह का कुछ उसमें? नहीं सर, उसमें रेशियो इतना मैटर नहीं करता, शेप जरूर मैटर करती है। जी सर। जी, ये रेशियो भी इसलिए मैटर करती है कि सर ये समझो, आप लोगों को ना वास्तु को समझने के लिए चीजों को थोड़ा थोड़ा सा ना ब्रॉड उसमें सोचना पड़ेगा। ये यूनिवर्स मान लो, उस यूनिवर्स में करोड़ों अरबों धरती हैं, और उस धरती पे एक छोटा सा, ये मान लो धरती है, यूनिवर्स मैंने छोटा बना दिया, पर क्योंकि मेरे पास इतनी जगह थी अवेलेबल, उस पे ये मेरा घर है। धरती पे ये मैंने अपना घर डाला। अब सोचो, ये सोचने का विषय है कि एक बहुत बड़ा गोला था, स्पेस था, एक बहुत बड़ा स्पेस जिसमें सब कुछ समा गया। उस स्पेस में से मैंने अपनी 4 दीवारी खड़ी की, ये 4 दीवारी खड़ी की, और ये 4 दीवारी खड़ी करके अपने लिए एक अलग से स्पेस बनाया।
ये वाला स्पेस बनाया। बेसिकली पार्ट तो ये सारा का सारा यूनिवर्स का ही था, एक स्पेस का ही पार्ट था। उस स्पेस में से मैंने 4 दीवारी करके एक छोटा सा हिस्सा काट लिया। जो जितने बड़े मकान में रहता उसने वो हिस्सा काट लिया। अब जब वो हिस्सा काटा है तो वो बहुत बड़े पार्ट का एरिया, बहुत बड़े पार्ट का, जिसको अनुमान ही नहीं लगा सकते। जब तक ये जो मैंने हिस्सा काटा है ये मेरे बाहर के स्पेस के कंप्लायंस नहीं होगा, तब तक मुझे प्रॉब्लम होगी। मैंने जो हिस्सा काटा है वो बहुत बड़ी एनर्जी में से काटा है, बहुत बड़ी एनर्जी में से। तो मुझे अपना ये छोटा सा हिस्सा इस एनर्जी के अकॉर्डिंग बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनाया तो मुझे प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। दिस इज वास्तु, ये है वास्तु। कि ढलान कैसे हो, स्लोप कैसे हो, शेप कैसे हो, रेशियो कैसे हो, ये सारा का सारा यही खेल है। क्योंकि हमने जो हिस्सा काटा है उसको हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। अपनी मर्जी से तो वो ठीक भी बन सकता, खराब भी। जब तक हम बाहर वाले उसके साथ उसको अलाइन नहीं करेंगे, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। अलाइनमेंट है सारा वास्तु, अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ। ठीक है जी। ऋषिका जी प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।